व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया का डेवलपमेंट स्टेज इन बिटवीन द 1950 एंड 1990। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि दो रिफॉर्म लाया गया, लैंड रिफॉर्म एज वेल एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 के बारे में आपको बताया। और अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड, कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को लाया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को ला करके हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया गया। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड पे। अब बेसिकली सबसे पहले तो ये जान लेना कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या आता है। तो इट कवर ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट फ्रॉम एंड टू इंडिया, यानी जितने भी गुड्स बाहर भेजे जाते थे और जितने भी गुड्स इंपोर्ट्स करे जाते थे इंडिया में, वो सारे चीज़ों को कवर करता था फॉरेन ट्रेड। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटिशर्स किस तरह से हमारे रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स कर देते थे और वहाँ से वो फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। तो उससे हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को काफ़ी इंस्टेंट कंपटीशन मिलने लगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे गुड्स थे वो हैंडीक्राफ्ट थे, टाइम टेकिंग थे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। बट जो उनके गुड्स थे वो मशीन मेड थे, चिप थे, और उस केस में उनका गुड्स जो है वो काफ़ी इजी अवेलेबल हो जाते थे। तो उससे हमारे इंडिया का जो मार्केट है, इंडियन प्रोड्यूसर्स का मार्केट धीरे धीरे ख़त्म होते चला गया। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने जब 1951 से 1990 के बीच में फर्स्ट ईयर प्लान जब बनाना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने ये सोचना शुरू किया कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को बचाया जाए, इंडियन प्रोड्यूसर्स को बचाया जाए हमारे फॉरेन कंपटीशन से। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने जब सोचना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से एक ट्रेड पॉलिसी लेकर के आया। ट्रेड पॉलिसी का नाम क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देखो नाम में ही रखा हुआ है ना कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि जो भी गुड्स हमने इंपोर्ट कर रहा था किसी दूसरे कंट्री से, वो गुड्स हमारे खुद इंडिया में ही प्रोड्यूस किए जाएं तो हम लोग इंपोर्ट करने से बचेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मेन एम था। तो इसमें क्या बोल रहा है? टू बी सेल्फ रिलायंट यानी सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिया फॉलो द पॉलिसीज ऑफ रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी इंडिया एक पॉलिसी फॉलो कर रहा था रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से इंपोर्ट्स को रिप्लेस करा जाए और रिप्लेस करके उसको कम करा जाए, इवन इंपोर्ट्स को खत्म करा जाए। उसके बाद इट वाज आल्सो नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इसको हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के नाम से जान रहे थे। यानी कि जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था उसका नाम था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसका मतलब क्या था कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करो, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को किसी तरह से बचाना है फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। इट्स एम वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। इसका मेन एम क्या था कि फॉरेन कंपटीशन से किसी भी तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना, कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे उनको प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन से। हमारे खुद के गुड्स जो हैं वो बनेंगे और मार्केट में सेल होंगे, फॉरेन कंपटीशन से हमारे इंडस्ट्रीज को बचाया जाएगा। टू अदर ऑब्जेक्टिव्स आर, दो अलग ऑब्जेक्टिव्स भी थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये मैक्रो में हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज रेट में अच्छे से पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व क्या होता है कि अगर हम लोग इंपोर्ट्स करेंगे तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पेमेंट करना होता है दूसरे कंट्री को। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास से जाएगा और जिस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाता है उस कंट्री का दूसरे कंट्री के रुपीज में उसका वैल्यू कम होते जाता है, उसका वैल्यू काफ़ी वीक होते जाता है। तो देखो हमने आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी पढ़ाया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि अगर हमारे पास किसी दूसरे कंट्री का रिजर्व आता है तो उतना ही ज़्यादा हमारे रुपीज़ की वैल्यू स्ट्रांग होते जाती है। बट अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमें पेमेंट करना होगा। तो जब भी हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से रिजर्व जाएगा, तो जितना ज़्यादा रिजर्व हमारे पास से जाएगा हमारे इंडियन रुपीज़ का वैल्यू उतना ही ज़्यादा वीक होते जाएगा। तो अगर किसी भी कंट्रीज का रुपीज़ का वैल्यू वीक होते जाता है तो वो कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मंगाना है, दूसरे कंट्री से लाना है, ना कि हमने अपना रिजर्व दे देना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है, ना कि इंपोर्ट करना है। बट यहाँ पे एक्सपोर्ट्स पे ध्यान नहीं आया, यहाँ पे ध्यान दिया गया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को। तो यहाँ पे सबसे मेन फोकस था हमारा फॉरेन एक्सचेंज को बचाना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना। उसके बाद सेल्फ रिलायंट यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनना, कि जो भी गुड्स हमने इंपोर्ट करा है वो गुड्स हमने इंडिया में खुद से बनाना है, और हम लोग अगर खुद से बनाएंगे तो हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा और उससे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करा जा सकता है। तो ये देगा आपके ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद
हाउ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द फॉरेन ट्रेड, यानी किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड को बचाती है। तो फॉरेन ट्रेड को बचाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने यूज करा टैरिफ, यानी टैरिफ के थ्रू फॉरेन ट्रेड को बचाया गया। टैरिफ क्या होता है कि बेसिकली जब भी टैरिफ की बात होगी तो यहाँ पे टैक्सेस आएगा, यानी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, हेवी टैक्सेस, क्योंकि इंपोर्ट को तो गवर्नमेंट रोक नहीं सकती ना, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम मिला हुआ है सारे काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को रोक नहीं सकती है, लेकिन उस पर टैक्सेस लगा करके उसको कम किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जितने भी गुड्स इंपोर्ट्स हो रहे थे आउटसाइड ऑफ इंडिया उन पे हेवी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, और जब हेवी टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाई तो उसका टैक्स कॉस्ट बढ़ गया। जब कॉस्ट बढ़ गया तो इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो गया, इवन इंपोर्ट्स बंद भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थ्रू कोटाज। कोटाज का मतलब होता है एक लिमिट सेट कर देना, कि जो भी हमने इंपोर्ट्स करा है उस इंपोर्ट्स पे एक लिमिट सेट कर दिया गया कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप कंप्यूटर्स में डील करते हो और आपने 10 कंप्यूटर्स इंपोर्ट्स करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, आप केवल 5 कंप्यूटर्स ही इंपोर्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दिया कि 5 कंप्यूटर से ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट्स जो है वो काफ़ी कम होने लगे और हमारे डोमेस्टिक गुड्स के डिमांड बढ़ने लगे। उसके बाद तो ये था हमारा कि किस तरीके से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया गया और इंपोर्ट्स पे फोकस करा गया, यानी कि इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में ही गुड्स बनाया जाए, इंपोर्ट्स हम लोग ना करें। मेनली फोकस था कि किसी भी तरह का हम लोग इंपोर्ट ना करें, हमारे खुद के डोमेस्टिक गुड्स जो है उसका डिमांड हम लोग बढ़ाएं। और उसके बाद गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कैसे कर रही थी फॉरेन ट्रेड्स को, कहीं ना कहीं 2 तरीके से, एक टैरिफ यानी कि हेवी टैक्सेस लगा करके, और दूसरा क्या था थ्रू कोटाज के थ्रू। तो ये थे गाइज आपके फॉरेन ट्रेड। अब उसके बाद आपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी पढ़ लिया, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पढ़ लिया और फॉरेन ट्रेड भी पढ़ लिया। अब कभी कभी ये बोलेगा कि आप इसका कंक्लूड करके बताओ, इसका कंक्लूजन निकाल के बताओ कि तीनों में क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स में सबसे पहला रिफॉर्म लाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन टू प्ले द मेजर रोल, यानी ये काफ़ी मेजर रोल प्ले किया कि इसने हमारे प्रोडक्शंस को बढ़ाया एज वेल एज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। हमने एक सरप्लस मार्केटिंग करी, उसके बाद जो भी हमारा फार्मर्स का आउटलुक था वो चेंज हो गया, फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू फार्मिंग हम लोग पहुंच गए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू सरप्लस फार्मिंग तक हम लोग पहुंच गए। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन एक काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा था। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स क्या कर रहा है, इट एबोलाइज द जमींदारी सिस्टम, इसने जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया। अब स्टिल इसके बाद भी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना इफेक्ट नहीं दिखाया, कुछ स्टेट को छोड़ करके, और लैंड रिफॉर्म से भी बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। तो ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हमने पढ़ा आईपीआर 1956 के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इट प्ले अ बिग रोल टू प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में हमारा इंडिया काफ़ी पीछे था। तो आईपीआर जो था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया और हमने आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ली है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड में मेनली क्या लाया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें केवल इंपोर्ट्स पे फोकस किया गया कि किसी तरीके से हमने इंपोर्ट रोकना है, इंपोर्ट्स नहीं करना है, हमने खुद के गुड्स बनाना है और उसको मार्केट में सेल करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लाया गया, बट किसी भी कंट्री के ग्रोथ में एक्सपोर्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अगर हम लोग जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे उतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आएंगे, हमारे रुपीज़ की वैल्यू उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। बट स्टिल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सुना, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को नहीं चुना, जिसके कारण इट फेल टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस, यानी हमारा इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस डेवलप करने में फेलुअर रहा। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन दिखा करके आओगे। अब इसके बाद ये सारा हम लोग 1951 टू 1990 तक का सारा चीज़ देख लिया। अब स्टिल उसके बाद हम लोगों को देखना है 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट मीन्स एलपीजी, जो कि मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप एलपीजी को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया, आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, आप रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए होगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ और वहां पे मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। और उसके बाद आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। थैंक यू।